नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर हाल में आप लोगों को एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए। और हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए दैनिक जागरण बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। और वैसे भी मुझे लगता है कि एक न्यूज़पेपर तो आप लोगों को पढ़ते ही रहना चाहिए। देश दुनिया की खबरों के बारे में जानते रहना चाहिए। चुनाव के दिन घर से बाहर रहने वाले भी डाल सकेंगे वोट। और घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने बनाई रिमोट ईवीएम। 16 जनवरी को राजनीतिक दलों के सामने होगा नई मशीन का प्रदर्शन। और कई कारणों से मतदान नहीं करते हैं प्रवासी मतदाता, और चुनाव आयोग चिंतित रहता है। आप लोग चुनाव में देखे होंगे बहुत कम वोटिंग हो रही है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कि कोई कहीं व्यस्त है किसी भी कारण से, तो उसके पास भी वोट डालने का अधिकार है, वो कहीं भी है तो वो वहां से वोट डाल सके, ऐसी व्यवस्था की बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करवाता है। अच्छी पहल है। और आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इसके भी कुछ फायदे होंगे, कुछ प्रश्न चिन्ह भी खड़े होंगे विपक्ष के द्वारा, तो उनका भी समाधान निकालना होगा। चलिए लागू होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। छोटे कारोबारियों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह सरकारी खुदरा व्यापारी और माइक्रो यूनिट्स को क्रेडिट कार्ड दे सकती है। आगामी बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। खुदरा व्यापार के लिए सरकार रिटेल पॉलिसी लॉ ला रही है और उस पॉलिसी में खुदरा व्यापारियों को मर्चेंट क्रेडिट कार्ड देने का प्रस्ताव रखा गया है। क्रेडिट कार्ड कहने का मतलब ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा भी नहीं है तब भी आप लोग कुछ खरीद सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, लेकिन बाद में आपको उसका भुगतान करना होता है। और डेबिट कार्ड ऐसा होता है कि आप देखिए जब तक आपके बैंक में अकाउंट में पैसे हैं तभी तक उसका उपयोग कर पाते हैं आप लोग, ठीक है। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर दागी 120 से ज़्यादा मिसाइलें। और आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और इस युद्ध को में सबसे ज़्यादा नुकसान आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के लोगों को हो रहा है। सुखोई से छोड़ी ब्रह्मोस से पोत को बनाया निशाना। 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल का सफल परीक्षण वायुसेना ने किया है। और सुखोई से काफ़ी दूर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने की हासिल की है क्षमता। और विकास संगठन आप देखिए, ये रक्षा अनुसंधान और एवं विकास संगठन, बंगाल एरोटोपोलिस प्रोजेक्ट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के समर्पित समन्वित प्रयास का योगदान है। और जो हमारा सुखोई 30 है ना उसके द्वारा। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, चाइना है, तो हमें अपनी किस पर, रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना होता है। राहुल ने खुद किया 113 बार रक्षा सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन। सरकारी अधिकारियों ने दिया कांग्रेस के लगाए आरोपों का जवाब। ये आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसी को लेकर बात हो रही है इनकी सुरक्षा की, चूक की। और कांग्रेस की देखिए बात होती है तो बहुत पुरानी राजनीतिक दल है। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, 1885 में। और इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। और इसके पहले एक अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। उज्बेकिस्तान में कप सिरप से मौत के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। और ये भी आप देख रहे हैं कि हमारी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस शुरू कर दी है। पीएफआई से जुड़े 56 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
और पीएफआई की अगर हम लोग बात करें ना, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी करना और हिंदू राष्ट्र की काट निकालने के लिए, एक तरह से काउंटिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन आप देखिए कई बाहरी देशों से, कई अशांति फैलाने वाले संगठनों से इसके संबंध मिले हैं, जुड़ाव मिले हैं, इसलिए प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। रिलीज से पहले फिल्म पठान में करेंगे कुछ बदलाव। फिल्म के गाने बेशरम रंग के विवाद के बीच CVFC ने दिया है निर्देश। गाने की शिकायत करने वाले वकील ने CVFC के कदम का किया स्वागत। यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात हो रही है, CBFC। ये आप देखेंगे, एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है उसके पहले आप देखते हैं कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उसे देखता है कि उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक है, और मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात हो रही है कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है इसकी तरफ से। 6 देशों से आने वाली यात्रियों को देनी होगी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट। आप देखिए कोरोना महामारी बढ़ रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू महिला की बर्बरता हत्या, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, ये बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था। 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था, और पाकिस्तान का ही हिस्सा पहले बांग्लादेश भी हुआ करता था। बहुत सारे हिंदू अल्पसंख्यक यहाँ गए, पाकिस्तान गए, लेकिन आज आप देखेंगे उनकी संख्या ना के बराबर बची हुई है। ऐसा कहा जाता है या तो उन परिवारों को मार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कर दिया गया। और फिर आप देखते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, उसी में आज़ाद हुआ था आपका बांग्लादेश, ठीक है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। विदेश से पढ़े 73 डॉक्टर सरकार के निशाने पर CBI ने दर्ज किया केस। देश में प्रैक्टिस करने की जरूरी परीक्षा पास किए बिना ही विदेश से पढ़कर आए 73 डॉक्टरों के अनुचित तरीके से प्रैक्टिस करने का पर्दाफाश हुआ है। देख लीजिए अब ये डॉक्टर इलाज किस तरह का करेंगे। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सत्ता के लिए राहुल राम, बाद में हिंदू बोको हराम, ये आप देखते हैं कि नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। बीजेपी के नेता हो तो वो आप देखिए अपने नेता को भगवान राम बता देते हैं, कोई कृष्ण बता देता है कोई पार्टी का। तो इसी तरह कांग्रेस के नेताओं ने भी आप देखिए राहुल गांधी को राम कह दिया, तो वही चल रहा है सब। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग कि जो राजनीति ना, इसे आप लोग कॉमेडी की तरह देखा करिएगा, ज़्यादा सीरियस होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आजकल नेता जिस तरह से बयानबाजी करते हैं उन्हें ध्यान में देना भी नहीं चाहिए। ये सभी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। पराली निस्तारण संयंत्र लगाने को वित्तीय मदद देगा CPCB, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पराली का मतलब होता है कि जो आप लोग देखते हैं ना फसल है, उसी की जो आपका वो बचता है ना, ठूंठ मूठ बचते हैं ना, जैसे मान लीजिए गेहूं है, आपका गेहूं की फसल है, उसके बाद आप देखते हैं कि उसके आप लोग देखते होंगे कि वो ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता है, नीचे का जो अवशेष बचता है उसे जला दिया जाता है। उससे आप देखिए किसानों के खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है, और आप देखते हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान भी होता है। तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कह रहा है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 22 सितंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्या है पैलिटीसेशन व टारफैक्शन प्लांट। पैलिटीसेशन प्लांट में पराली के गट्ठर बनाए जाते हैं, और जबकि टारफैक्शन प्लांट में पराली का भूसा बनाकर उसकी गिट्टियां बनाई जाती हैं। पहले प्लांट में मेहनत कम और दूसरे से में ज़्यादा है, इसलिए इससे पराली को पावर प्लांट में खपाना आसान हो जाता है। और CPCB के अनुसार इन प्लांटों में सिर्फ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के NCR जिलों की पराली के गट्ठर बनाने का काम होगा, और शुरुआत में इसकी कुल फंडिंग लगभग 50 करोड़ रुपए की होगी। एक बात और याद रखिएगा, ऐसा होता है तो आप देखिए पराली, ऐसा नहीं है कि पराली का बहुत सारा उपयोग भी हो सकता है।
कागज उद्योग में हो सकता है, कई उद्योग में हो सकता है। या आप देखिए कि उसे देसी खाद में बदल कर किसानों के खेत में ही आप देखिए सड़ने दीजिए, उसमें सड़ जाए तो आप देखिए वो देसी खाद बन जाएगा, उससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी खेत की। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश के किसानों के पास इतनी सुविधा कहाँ होती है। 9 वर्ष के जश्न के बीच हुड़दंग मचाया तो दर्ज होगा मुकदमा। दिल्ली में हर प्रमुख मार्ग पर दिखेगा G20 का लोगो। ये आप देख रहे हैं कि हमें अध्यक्षता मिली है ना G20 की, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और G20 की बात करें तो आप देखेंगे 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। और इसमें 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप देखेंगे इसमें शामिल है। ठीक है। सरकारी केंद्रों पर 3 दिन से खत्म है कोरोना का टीका। और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेज, फिलर के ढांचे पहुंचने शुरू हो गया। अब से बोर्ड से आनंद विहार रेलवे वो ओवरब्रिज की बात हो रही है। CBSE 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। आप देखिए CBSE की बात हो रही है। 50,000 न देने पर मंदिर व पुजारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव, एक कर्तव्य पथ पर गुरुवार को देश के वीर नारियों का पराक्रम देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ 15 दिनों से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आपने लगाया भाजपा अभय वर्मा पर लगाया सफाई कर्मी से मारपीट का। आप देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी बन ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं कि ठगी के केस भी बहुत हो रहे हैं, तो ध्यान रखा करिएगा। स्कूल में विद्यार्थी को पीटा तो अब गुरु जी की चली जाएगी नौकरी। अपहरण व पॉक्सो एक्ट के केस में वांछित पहलवान गिरफ्तार हुए हैं। और सरकारी अस्पतालों में 2/3 अंगदान, निजी में हुआ 80% प्रत्यारोपण। एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अंगदान की प्रथा हमारे देशों में कम है, हमारे देश में खासकर कम है। आप देखिए, मान लीजिए किसी की डेथ ना हो, फिर भी आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटना में इतनी लाखों लोग मारे जाते हैं। और आप देखिए कि उनके मारे जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद उनके काम के तो कोई अंग है नहीं है, ना ही उनके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए वो अंग है। आप देखिए क्या होगा, उसे आप लोग दफना दोगे या जला दोगे। लेकिन आप देखिए उसकी अंग का उपयोग करके अगर वो दान कर दिए जाते तो बहुत सारे लोगों को नई जिंदगियां मिल सकती हैं। विदेशों में बहुत होता है ऐसा। हमारे देश में आप देखिए हर जगह क्या है, जागरूकता की कमी देखी जाती है। सीमाओं की रक्षा बाड़बंदी से नहीं, सैनिकों की सतर्कता से सुनिश्चित होगी, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लगभग सभी से हमारा सीमा विवाद चलता रहता है और हमारे ऐसे पड़ोसी ही है। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता में लेंगे गंगा परिषद में शामिल राज्यों की बैठक। और 7,800 करोड़ की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। और केंद्रीय मंत्रियों समेत गंगा से जुड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और 7 प्रमुख सीवरेज की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 200 मिलियन लीटर सीवरेज का प्रतिदिन ट्रीटमेंट होगा परियोजना तैयार होने के बाद। और देखिए गंगा की बात करें तो हमारी गंगा, आप लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय नदी की बात हो रही है। और आप कहते थे ना कि इसमें जो लोग नहा लेते थे उसके पाप माप धुप डालते थे। आज आप देखिए कि गंगा नदी खुद अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही, इतनी विदूषित कर दिया हम लोगों ने उसे। और ये आपकी अलकनंदा नदी, ये आप देखते हैं कि ये आपकी निकलती है यहाँ से देवप्रयाग। गंगा के मुख्य तने की शुरुआत होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गंगा डेल्टा भी बनाती है आपकी। चलिए, तो उसी की बात हो रही है। और वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें ना, कोलकाता आप देखिए है वेस्ट बंगाल, इसकी राजधानी है कोलकाता। और इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या उड़ीसा भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, सिक्किम भी और असम भी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। ठीक है। यूक्रेन अनाज गलियारे में शामिल नहीं होगा भारत।
देख लीजिए। और नेपाल की नई सरकार के साथ काम करने को भारत उत्सुक है। अभी आप देखिए नेपाल में चुनाव हुए थे, वहाँ नया प्रधानमंत्री बना है। और नेपाल की बात होती तो हमारा पड़ोसी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपकी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, 5 राज्यों की हमारी। मेटा और ट्विटर की मनमानी के खिलाफ यूजर कर सकेंगे शिकायत। अब आप देखिए, मेटा यानी कि फेसबुक की बात हो रही, ट्विटर यानी कि ट्विटर आप देख रहे हैं कि एलन मस्क नए इसके मालिक बन चुके हैं। और इसकी शिकायत के लिए 3 शिकायत अपीलीय समिति के गठन पर विचार हो रहा है। सीट बेल्ट और हेलमेट की अनदेखी से बढ़ रही है देश में दुर्घटनाएं, और ये हकीकत बात है। और आप देखिए कि फिर भी हम लोग नहीं करते हैं उपयोग उसका। हम लोग हेलमेट का उपयोग इसलिए कर लेते हैं कि वो हमारा चालान ना कटे, सीट बेल्ट का भी उपयोग हम अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करते हैं। तो इसमें भी जागरूकता देखने को मिलती है। सेना के लिए बनाई गई पहली आपदा रोधी 3D पेंटेड आवास इकाई, और इसमें किया नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन तकनीक का उपयोग। आपदा रोधी होने के साथ ही जोन 3 भूकंप क्षेत्रों के नियमों के अनुरूप है यह आवास। भूकंप कहने का मतलब होता है कि पृथ्वी का कांपना, ठीक है। ये सभी जियोग्राफी में आप लोग भूगोल में पढ़ते होंगे। सोपाटेक ने बिना ओसी मिले दे दिए 9705 फ्लैट के कब्जे। कर्ज में डूबी ये रियल्टी कंपनी सुपरटेक है ना, उसी की बात हो रही है। सर इसे रखेंगे या पैक कर दें, 2022 की बात हो रही है। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपको लिखने के लिए कहा जाता है, तो सोचा करिए और लिखा करिएगा इस पर। देखिए राजनीति का क्षेत्र चल रहा है। चमन को रौंद डाला जिन्होंने पैरों से, वही दवा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। ये आप देखिए हरियाणा के विधानसभा में यूँ चला शक्तियों का दौर। आप लोगों को मालूम होगा हमारे नेता पॉलिटिशियन होने के सिवाय, यानी कि पॉलिटिशियन नहीं है, बाकी सब कुछ है। वो अच्छा डायलॉग भी बोलते हैं, अच्छा शायरी भी कर लेते हैं। और यहाँ आप देखिए हरियाणा की बात हो रही, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखें 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि पूछ लेता है। अच्छे अच्छे डायलॉग आप लोग सुनते भी रहते होंगे। बिहार में जिसने विमान खरीदा कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, ये सुशील मोदी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। नीतीश कुमार पर आप देखें 250 करोड़ का जेट विमान और 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर करने की बात हो रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री के बिगड़े बोल, पीएम को बोले अपशब्द। और देखिए कोई नई बात नहीं है, अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में किसी कांग्रेस नेता ने आप देखिए बोला था। और किसी भी पार्टी के नेताओं को देख लीजिए, वो कभी अपनी नैतिकता की उम्मीद छोड़ ही दीजिए नेताओं से तो ही अच्छा है। कोई भी पार्टी की हो, पंजाब को अशांत राज्य बताकर फंसी कांग्रेस। ये आप देखिए पंजाब में आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में शुरू होगी जांच। ये तेलंगाना की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना, हैदराबाद इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और आपने देखा होगा यहाँ विधायकों की खरीद की बात हुई थी। भाजपा उपाध्यक्ष ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही खोला मोर्चा, बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने। बिहार की बात करें तो आप देखिए पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर यात्रा में आगे बढ़ेंगे राहुल गांधी। रिमोट ईवीएम को ट्रायल देखने से पहले ही कांग्रेस आप देख रहे हैं इस पर इतराज। और आप सभी जानते हैं कि ये सब चलता रहता है, विरोध करना स्वाभाविक सी बात रहती है इन पार्टियों की। शिवसेना के दोनों गुटों में झड़प के बाद बीएमसी ने सील किए सभी पार्टियों के कार्यालय। आपने देखा ये महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा हुआ था। पहले आप देखते हैं कि उद्धव ठाकरे, उनकी शिवसेना बीजेपी के साथ सहयोगी दल हुआ करती थी, लेकिन चुनाव के बाद आप देखिए सीएम पद को लेकर अलग हो गई और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन बैठे। और फिर आप देखें कुछ समय के बाद इन्हीं के विधायकों ने बगावत करके बीजेपी के साथ मिल गए और सरकार बनाई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं।
राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर है आपका महाराष्ट्र। ये आप लोग याद रखिएगा। जनसंख्या में कौन से नंबर पे है महाराष्ट्र, ये आप लोग बताइएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं मिला न्योता, अखिलेश यादव कह रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं है। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए 2024 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव, तो गठबंधन की बात हो रही है। और ये बात आप लोग जान लीजिए, बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन सफल होना संभव नहीं है। क्योंकि अभी भी आप देखिए 200 से 250 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। बीजेपी कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो जाए, फिर भी आप देखिए उसका अपना एक वोट बैंक है, अपना संगठन है। मध्य प्रदेश चले जाइए, आप लोग गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप देखते हैं यहाँ डायरेक्ट फाइट होती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो क्या बिना कांग्रेस को रखे गठबंधन बन सकता है? बीजेपी को हराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं हराया जा सकता है। भाजपा की डिजिटल बूथ से 2024 की जंग की तैयारी हो रही है। और आप देखिए कि अब 2024 का ही लग रहा है, कौन जीतेगा देखेंगे हम लोग तो। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आप देखिए कि गठबंधन होता है अच्छे से तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ये पक्का है। चौथी डोज के रूम में ना ले इंट्रानेजल वैक्सीन, और चौथी डोज के रूम में लेने पर शरीर में हो जाएगा एंटीजन सिंक फिनोमेना। और तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि डॉक्टर की सलाह लेकर ही जो काम करना है वैसे करिएगा। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी ने विश्व में पहली नाक से दी जाने वाली यानी इंट्रानेजल वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन इनकोवैक तैयार किया है। और इसमें चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है। लैब में उसमें कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन डालकर मॉडिफाइड किया गया है। इस वैक्सीन का दूसरा और तीसरे चरण का ट्रायल कानपुर के फिकर हॉस्पिटल में किया गया था। चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो भी करना है डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ओबीसी आरक्षण में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एलएपी यानी कि विशेष अनुमति याचिका की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सेवानिवृत्त जो एज है ना न्यायाधीशों की, वो 65 साल रखी गई है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि स्थानीय चुनाव में जो आरक्षण देने की बात हो रही थी ओबीसी वर्ग को, उसी की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और नई दिल्ली से लगता है। सबसे ज़्यादा राज्यों से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, इसीलिए कहते हैं कि राजनीति की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की मां हीराबेन के स्वास्थ्य में लगातार हो रहा है सुधार। हमारे प्रधानमंत्री साहब की मां की तबीयत खराब है, ऊपर वाले से दुआ करिए कि बहुत जल्दी ये स्वस्थ हो जाए, ठीक है। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले की जांच हो रही है। और इसी तरह से आपने देखा होगा पहले भी इस पर सवाल उठते रहे हैं इस कंपनी पर, ठीक है। और जो बच्चों को दी जाती है ना कफ खांसी, गाम्बिया में आपने देखा होगा इसी तरह का मामला हुआ था। दिनेश शुक्ला बने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, जबलपुर के हैं ये, आप देखिएगा। जबलपुर आप सभी जानते हैं कि कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और अगर हम लोग किसकी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें, इसे आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, AERB के नाम से जानते हैं, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। रक्षा लेखा सेवा का अधिकारी घूसखोरी में गिरफ्तार हुआ है, सीबीआई ने आप देखिए पकड़ा है। थप्पड़ मार जय श्री राम कहने पर मजबूर किया प्रकरण दर्ज हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा में। मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है और जनसंख्या में 5वें नंबर पर है। शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि हमें लगता है कि इतिहास आप सभी ने पढ़ा होगा, और अशोक ने जो बात कही थी कि आप अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर कभी अपने धर्म की इज्जत सम्मान नहीं दिला सकते। और वो मुझे लगता है कि आज के लिए कहा गया था कि आप ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं बुला सकते।
और ये संविधान हमारा इजाज़त भी नहीं देता है। वायुसेना आंध्र प्रदेश के हाईवे पर आपातकाल लैंडिंग सुविधा का ट्रायल हुआ है। 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हाईवे को छुआ और फिर उड़ गया और 200 पुलिसकर्मियों के साथ कड़ा सुरक्षा घेरा स्थापित किया गया था। चलिए आप देखिएगा, हरियाणा के खेल मंत्री पर महिला कोच ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप। देख लीजिए, मैं खुद मुख्यमंत्री से आरोपों की जांच के लिए कहूँगा। अब देखिए जांच होगी, उसके बाद मालूम चलेगा क्या है। हरियाणा में गलत आंकड़ों की वजह से सदन में 3 मंत्री हुए शर्मिंदा। ये पढ़िए, औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन को कर दिया था इस्लामाबाद मोमिनाबाद। धर्मनगरी की सांस्कृतिक पहचान मिटाने को दिया था आदेश। हालांकि आम जनता में ये दोनों नाम कभी प्रचलित नहीं हुए। मोमिनाबाद और इस्लामाबाद के नाम पर चले थे चांदी के सिक्के, और मुगल कालीन इतिहास इन किताबों में नाम बदलने का जिक्र भी करती है। औरंगजेब के दरबारी साकी मुस्तैब खान की पुस्तक मासिर ए आलमगिरी में इसका भी प्रमुखता से जिक्र किया गया। मूल रूप से फारसी में लिखी इस पुस्तक में अंग्रेजी अनुवाद सर जादूनाथ सरकार ने किया था। B.S. भटनागर द्वारा लिखी पुस्तक एम्पायर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल में भी मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद करने की बात हो रही। एक बात और आपको बताऊं, औरंगजेब की नीतियों के कारण अभी भी आप देखिए विवाद बना हुआ है। और उस समय आप देखिए कई मंदिरों को तोड़ा गया, और ऐसे भी कई लोग कहते हैं कि इसने कई मंदिरों को दान भी दिया। और उस समय मंदिरों को तोड़े जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मंदिरों में बहुत सारा धन छुपा होता था, और कहते हैं कि उसी उद्देश्य से ये तोड़े जाते थे। और वही चल रहा है। आप देखिए कि 1870 में औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रसिद्ध केशव देव मंदिर के तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। और इसी तरह का विवाद आपने देखा है कि कहाँ चल रहा है, आपका बनारस में चल रहा है। इसी तरह का विवाद आप देखिए कि आपका बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर था, और लंबे समय तक चला। उसके बाद आपने देखा है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और हमारी सर्वोच्च अदालत का, और भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ। और इन्हीं सब घटनाओं को रोकने के लिए आप देखिए एक कानून लाया गया था, और उसे आप लोग कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, धार्मिक स्थल कानून 1991। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों, या किसी और धर्म के स्थल तोड़े गए हों, सभी को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, उस दिन से आप देखिए जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। फिल्म रेडी के निर्माता नितिन मनमोहन की डेथ हो गई है। बोल राधा बोल, रेडी, लाडला जैसी सुपरहिट फिल्मों इन्होंने दी थी। APSC के पूर्व सदस्य की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने आप देखिए असम लोक सेवा आयोग के बोर्ड के पूर्व सदस्य की 4.90 करोड़ रुपए की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कुर्क किया। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि आप देखिए गैर कानूनी तरीके से आय करना। प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, काफी चर्चा में रहता है। लव जिहाद के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद छेड़ेगी निर्णायक लड़ाई। और BHP की बात कर लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो आप देखेंगे 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं धर्म परिवर्तन के मामला काफ़ी चल रहा है। मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर युवती से किया विवाह। हरियाणा की बात हो रही है। दलाई लामा के प्रवास के दौरान बोध गया में छिपकर रह रही चीनी महिला पकड़ी गई। ये आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म दलाई लामा है, और ये अपना तिब्बत अपना हिस्सा मानते हैं ये, और तिब्बत इन्हीं लोगों का था पहले। लेकिन आप देखिए वहाँ चाइना ने कब्जा कर लिया। साजिश को विफल बनाने की सुरक्षा ये आप देखिए कर रहे हैं ग्रेड की समीक्षा जम्मू कश्मीर में शांति के लिए। आप सभी जानते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। जम्मू में मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों का मोबाइल बताएगा षड्यंत्र के सबूत। और लेकिन आप देखिए कि बिना हमारे भीतर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनकी मदद करते होंगे, क्योंकि उनकी बिना मदद के आप देखिए इतना सब कुछ हो भी नहीं सकता है। तो हमें उस तक जाना चाहिए, उनकी जड़ तक जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर दिखावा करने की बजाय। GST में फर्जी पंजीयन के पीछे आतंकी कनेक्शन का शक। GST आप सभी जानते हैं कि जो आपका GST 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और चंद्रबाबू के रोड शो में भगदड़ पर आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया केस। ये आप देखिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो अमरावती इसकी राजधानी है।
और आप देखेंगे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ये। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। चीफ जस्टिस ने की पूजा अर्चना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ आप देख रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ एक तिरुपति में मंदिर पूजा कर रहे हैं। मिड डे मील के लिए सरकारी स्कूल जाते बच्चे तालीम मदरसों में ही। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मिड डे मील योजना की बात करें तो आप देखते हैं 1995 में ये शुरू हुई थी, उसी की बात हो रही है। यहाँ आप देखते हैं खाना और मिलता है बच्चों को, ठीक है। चलिए, तो यही बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश में नहीं बदलेगा मदरसों का साप्ताहिक अवकाश। नक्सल कॉरिडोर में बनने वाली 95 सड़कें अटकी। केंद्र व छत्तीसगढ़ सरकार की सहायता से रुकी है ये योजना। LWE फेज 2 में बनाने थे सभी मार्ग। और ये आप लोग नक्सल की अगर हम लोग बात करें तो ये नक्सलवादी जो लोग होते हैं ना, वो हमारे ही देश के लोग हैं। और इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसीलिए आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। तो उसी के लिए ये बात हो रही है। देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सड़क संपर्क परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ में सड़क संपर्क परियोजना की प्रगति रिपोर्ट आप देख रहे हैं। चलिए, आप देखेंगे नक्सल प्रभावित 7 क्षेत्र थे, आप देखेंगे अब तो काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है। पहले बहुत हुआ करते थे इस तरह की घटनाएं और रोड नहीं बनाने दिए जाते थे। बंगाल के मंत्री सुब्रत साहा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। बंगाल के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उद्यान की विभाग के राज्य मंत्री सुब्रत साहा के गुरुवार को दिल को दौरा पड़ने से आप देखिए डेथ हो गई इनकी। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है कर्नाटक पुलिस ने। या आप देखिए बीजेपी की सांसद हैं, ये भी जो मन में आता है बोलती रहती हैं। और प्रधानमंत्री ने आपने देखा होगा कहा था कि हम इन्हें दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। NCB ने शिकायतों की जानकारी देने से किया इनकार। आर्यन खान ड्रग्स मामले में आप देखिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात हो रही है। चंदा कोचर और उनके पति को 10 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ICICI बैंक से जो धोखाधड़ी की है इन्होंने। 538 करोड़ के 140 किलोग्राम मादक पदार्थों को किया जाएगा नष्ट। और बैंकॉक कोलकाता उड़ान में यात्रियों में मारपीट। BCAS ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। थाई स्माइल एवरेज में आप देखिएगा। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इस घटना की आप देखिए रिपोर्ट मांगी। लड़ते रहेंगे कहीं भी। झारखंड की अभिनेत्री रिया की हत्या के मामले में पति को किया गया गिरफ्तार। और झारखंड की बात करें तो रांची इसकी राजधानी बिहार से अलग करके बनाया गया था। बिहार से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संसाधनों के सदुपयोग से छवि बदला है मध्य प्रदेश का सुदेल गांव। धार जिले के गांव में घर घर कचरा संग्रहण व निःशुल्क जलापूर्ति। हाट दुकानों की आय से होता है प्रबंधन। अच्छी बात है। और आप लोगों को पहले भी बोला है कि पंचायतें अगर आप ईमानदारी से काम करें ना तो 80 से 90% समस्याएं गांव की ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अधिकतर पंचायतें भ्रष्टाचार में ही लीन होती हैं। ये आप देखिए एडिटोरियल है। और संपादकीय पाठ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। प्रीलिम्स में भी फ़ायदा देता है, मुख्य परीक्षा में सबसे ज़्यादा फायदा देता है, फिर इंटरव्यू में भी आप लोगों को फ़ायदा देता है। शिक्षा में सुधार का संकल्प। और आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। तो जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहता है उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। और बाकी एडिटोरियल जो कई न्यूज़पेपरों के रहते हैं, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान हो, या आप देखिए कि जनसत्ता हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, इसके जो भी और महत्वपूर्ण रहते हैं वो आपके टेलीग्राम उस पर डाल दिए जाते हैं फेसबुक पेज पर। वहाँ से आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। और दैनिक जागरण का हम लोग यहीं देख लेते हैं। एक और साल समापन की ओर है और यह गुजरता साल भी प्रश्न पत्र लीक होने की कलंक से नहीं बच पाया है। हाल में से 2 मामलों में फिर सुर्खियों में आए। पहला मामला राजस्थान का है। यहाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र लीक हो गया। परिणाम स्वरूप परीक्षा रद्द की गई। अध्यापन प्रशिक्षण की डिग्री लेकर नौकरी के लिए प्रतीक्षारत युवा फिर से निराशा की गर्त में पहुंच गए हैं। दूसरा मामला हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ राज्य कर्मचारी चयन आयोग के एक अधिकारी को परीक्षा से पहले ही हल किया गया
प्रश्न पत्र भेजने के लिए गिरफ्तार किया गया है और वहाँ भी परीक्षा रद्द की गई। ऐसे मामले में केवल 2 राज्य तक सीमित नहीं है, किंतु कुछ राज्यों में इसमें एक व्यवस्था का रूप ले लिया है, जैसे राजस्थान, जहां मौजूद सरकार के कार्यकाल में ही 10 बार बड़े स्तर पर प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। हर बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं वही बात दोहराते हैं, जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला आप देखिए, हर राज्य की कहानी यही है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे तैसे पेपर होता है, बच्चे पेपर देने जाते हैं और जैसे ही पेपर खत्म होता है वो बाहर निकल के आते हैं या घर पहुंचते हैं, उन्हें मालूम चलता है पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हो गया, धोखाधड़ी हो गई। उन पर क्या बीतती होगी। इन नेताओं को तो बस मुंह फाड़ देना है। और केवल कांग्रेस शासित राज्यों की बात नहीं है, बीजेपी शासित राज्यों या किसी और पार्टी के शासित राज्यों, उन सब में यही हाल। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए और आप लोग राजस्थान को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई ऐसी। ठीक है, तो वही है। और इसमें आप देखेंगे कि ऐसे में आप लोगों को मुख्यमंत्री अशोक वही कह देंगे बस। इस बार उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दूसरे राज्यों में भी ऐसा होता रहा है। अगर दूसरे राज्यों में होता है तो क्या उसी की बराबरी आप कर रहे हैं। निसंदेह तथ्यों के आधार पर उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन ऐसे बयान पीड़ित परीक्षार्थियों की संवेदनाओं पर और तीखा प्रहार करते हैं। इतना संवेदनशील बयान कुछ और नहीं बल्कि कार्य संस्कृति में घोर आक्रमणता की सत्तासीनों द्वारा स्वीकार्यता की कहानी ही करता है। हाल ही में शिक्षा के मोर्चे पर राजस्थान का कोटा शहर भी गलत कारणों से चर्चा में रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के गढ़ के रूप में स्थापित हो चुके चंबल किनारे बसे इस शहर में कोचिंग सेंटरों की आपसी होड़ में मोहरे बनते छात्रों पर आकांक्षाओं का बोझ उनकी जिंदगी को ली रहा है। इस साल वहां करीब 15 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। इस पर बड़ी चिंता जताई जा रही है। कोचिंग सेंटरों को जवाबदेह बनाने के साथ ही शिक्षा की आदर्श संस्कृति स्थापित करने की का जन दबाव बढ़ रहा है, लेकिन राज्य की सरकार को तनिक भी चिंता नहीं लगती है। यही कारण है कि संवेदनहीनता के मामले में मुख्यमंत्री गहलोत ने एक कदम आगे बढ़ निकलती हुई राज्य के एक अन्य मंत्री ने कोटा की कोचिंग फैक्ट्री को एक झटके में ही क्लीन चिट दे दी है और छात्रों की आत्महत्या का कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है और ये संस्थान सभी स्थापित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना संचालन कर रहे हैं। जबकि सामान्य धारणा यही है कि कोटा में सब कुछ सही नहीं है। वहाँ जो प्रशिक्षण पद्धति अपनाई जाती है वह बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है और वह बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालकर उन्हें तनाव से ग्रस्त करती है। उन्हें त्वरित सुधार की आवश्यकता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि कोचिंग संस्थान छात्रों को सीखने के आनंद की अनुभूति कराने और उनकी समग्र प्रक्रिया से गुजारने की बजाय केवल कम से कम समय में उत्तर देने का कौशल सिखाने में विश्वास करते हैं। प्रक्रिया से अधिक परिणाम पर उनका ध्यान होगा, क्योंकि जितना बेहतर परिणाम होगा उतना ही उनका लाभ बढ़ेगा। प्रश्न पत्र लीक के कई मामलों में की जब गहन जांच पड़ताल होती है तो उसमें कोचिंग से जुड़े लोगों के नाम भी अक्सर सामने आते हैं। ऐसे में पर्चा लीक करने वाले माफिया और कोचिंग संचालकों को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता है और अधिक से अधिक परिणाम लाने की उत्कंठा कोचिंग वालों के साथ ही कुछ छात्रों और अभिभावकों को भी अनुचित राय पकड़ने से नहीं रोक पाती है। यही कारण है कि प्रश्न पत्र लीक का व्यवसाय लगातार फल फूल रहा है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है परिश्रमी विद्यार्थियों को, जो आप देखिए मेहनत करते हैं, जिनकी लिंक बड़ी नहीं है, वो नहीं खरीद सकते हैं पेपर। और ऐसे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करते हैं और जिनका काफ़ी कुछ दाव पर लगा होता है, वे इस भी संधि के कारण ठगे रह जाते हैं। कई बार इनकी दुखद परिणति आत्महत्या के रूप में सामने आती है। ऐसे में कोटा में बढ़ रहे आत्महत्या के सिलसिले को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। और इनके अतिरिक्त नकल माफिया ने भी शिक्षा क्षेत्र पवित्र क्षेत्र को कलंकित करने का काम किया है। और आखिर यह नकल माफिया कौन चलाता है, कौन सहयोग देता है और उसके संबंध कहाँ तक जुड़े होते हैं, उसकी पहुँच कहाँ तक होती है, ऐसे तमाम सवालों के साथ सार्वजनिक दायरे में होते हैं। लेकिन सरकार इनसे बेखबर या आंख मूंदे रहती है। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला इसका एक उदाहरण है। ऐसे माफिया की नेटवर्किंग क्षमता की मिसाल दर्शाता है। यह शिक्षा माफिया प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर तिगड़म फैलाने में माहिर होता है। इसका भयावह परिणाम लाखों मेधावी छात्रों का भुगतना पड़ता है और जिसके स्थान पर आपात लोग चुनकर आ जाते हैं और ऐसे तमाम मेधावियों को पारिवारिक पृष्ठभूमि के अत्यंत सामान्य होता है और उनसे अभिभावक किसी प्रकार की संसाधन जुटाने, उनके सपनों में रंग भरने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो ये छात्र भी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखते, लेकिन पर्चा लीक होने या नकल माफिया की सांठगांठ के आगे परास्त हो जाते हैं। ऐसे मौन में और उनके अभिभावकों में तनाव बढ़ जाता है और यहाँ तक तनाव बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। वास्तव में कोचिंग संस्थाओं पर अभिभावकों की बढ़ती निर्भरता और युवाओं की उस प्रक्रिया से गुजरने की मजबूरी
संस्थागत शिक्षा पद्धति की सर्वविदित असफलता का प्रकटीकरण ही है। और सरकारी स्कूलों में नियमित अध्यापकों की कमी, शिथिल कार्य संस्कृति, अध्यापकों में चयन में बंगाल जैसे अनैतिक घोटाले, शिक्षित माता पिता का अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बच्चों को किसी व्यवसाय विशेष में जबरदस्ती भेजना और बच्चों की इच्छा की को किनारे कर कोटा जैसी कड़ाई में से गुजरने को मजबूर करना उचित नहीं कहा जा सकता है। और इससे न केवल बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा नष्ट होती है, अपितु वे कुंठित भी हो जाते हैं और यह उनके समग्र विकास में बाधक भी बनता है, जिसके नतीजे अक्सर आत्मघाती होते हैं। ऐसे में नववर्ष पर लेने वाले संकल्पों में सरकार और समाज पर एक संकल्प यह भी होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जिन सुधारों की बात जोर रहा है उसका उनको मूर्त रूप देने में अब विलंब ना होना चाहिए। ये आप देखिए, लेखक हैं शिक्षा, सामाजिक समरसता और प्रांतिक सद्भाव के क्षेत्र में काम करते हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। सरोकारों से बेपरवाह फिल्मकार, इनमें कोई संदेह नहीं कि व्यावसायिकता में डूबा बॉलीवुड हमेशा से सामाजिक सरोकारों से कन्नी काटता रहा है। अभी आप देखिए उस मूवी की, पठान मूवी की का विरोध किया जा रहा है, उसी की बात हो रही है, पढ़ लीजिएगा। और आजकल आप देखें पिट गया है बॉलीवुड वैसे भी। नव वर्ष का संकल्प, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये आप देखें रिमोट ईवीएम आई हुई है, तो उसी को लेकर आप देख रही हो रही चर्चा। अच्छी पहल है, ऐसी पहल की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग काम धंधे के सिलसिले में अपने घरों से बाहर रहते हैं। साथ समय के साथ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में करोड़ों लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए होगा, लेकिन बहुत सारे आप देखेंगे इसके क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। और ऐसे में आप देखेंगे एक अनुमान है कि अनुसार लगभग 30 करोड़ मतदाता वोट करने से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे मतदाताओं की रिमोट ईवीएम किसी वरदान से कम नहीं होगी और समय के साथ इस ईवीएम का लाभ बीमार और बुजुर्ग भी उठा सकते हैं। मतदान के दिनों में यात्रा करने वाले भी इससे मतदान में उन सब लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी जो वोट डालने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत संभव है कि इससे कम मतदान की समस्या का भी समाधान होगा। निस्संदेह रिमोट ईवीएम को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक होनी चाहिए। देखना यह है कि ईवीएम पर राजनीतिक दल अपनी कैसी और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उचित यह होगा कि वे निर्छीन ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दें और नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता रवैया अपनाएं। यह अपेक्षा इसलिए है क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर सवाल उठाने के आदी रहे हैं और ये अच्छा है कि उनकी यह आदत हाल के हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिली है। क्योंकि आप देखिए कि जीत मिली है इसलिए नहीं मिली, हार मिली होती तो आप देखिए वो जरूर सवाल उठाते हैं। रिमोट ईवीएम का अस्तित्व आना चुनाव सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर है। चुनाव आयोग ने यह अपेक्षित की है कि वह रिमोट ईवीएम के बाद अन्य लंबित चुनाव सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। ये सुधार न केवल मतदान में आधिकारिक लोगों की भागीदारी बढ़ानी होनी चाहिए, बल्कि अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोकने के साथ ही राजनीति में के अपराधीकरण पर अंकुश लगाना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। तमाम उपायों के बावजूद भी चुनाव में अनुचित साधनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और लोगों को प्रलोभन देकर और अब सीधे सीधे रुपए बांटकर वोट हासिल करने की कोशिश होने लगी है। आपराधिक छवि वालों को चुनाव लड़ने से रोकना भी चुनाव आयोग की प्राथमिकता में होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग एक लंबे समय से इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि राजनीतिक दल उसके सुझाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और राजनीतिक दलों के आगे चुनाव आयोग इसलिए नहीं चल पाती है क्योंकि उसे पर्याप्त अधिकार नहीं है। उचित यही होगा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की सहायता करे और उसे जरूरी अधिकारों से लैस करने की आवश्यकता को समझे। अब आप देखिए सभी चोर हों तो कौन उस सामने आएगा खुल के, तो सभी राजनीतिक दलों में अपराधी भरे पड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। पीएम मोदी की सौगात आप देखिए आज हम उसी पर लिखा जा रहा है। ये नए साल का इंतजार, ना कोई मूर्ति, ना कोई आरती, ना कोई गीत, ना कोई सरकारी छुट्टी, इसके बाद भी 31 दिसंबर की रात लोग झूम पड़ते हैं। चलिए देखते रहिए आप लोग। देश को शर्मसार करते साइबर अपराध, और आजकल आप ये बढ़ रहे हैं काफ़ी। भारत में बैठे साइबर ठगों ने फर्जी कॉल सेंटर ने इस साल देश दुनिया में के लोगों को अरबों डॉलर का चूना लगा दिया है। भारत से होने वाले साइबर ठगी के मामले में भारी उछाल को देखते हुए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई को भी नई दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास में अपना एक स्थायी प्रतिनिधि तैयार करने पर विवश होना पड़ा। तकनीकी मदद से जुड़े अपराधों को यदि नहीं रोका गया तो देश के लिए बड़ी समस्या साबित हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि आपके फ़ोन पर भी इस तरह के फर्जी कॉल आते रहते होंगे, लालच देते रहते होंगे, फंसाने की कोशिश करते रहते होंगे। साइबर जालसाजी से निपटने की चुनौती भी बनी हुई है, इन्हें भी पढ़ते रहा करिएगा। ये आप देखिए दिसंबर की ठंड देश में खरी खरी ये तंज कसा जाता है एक तरह से, ठीक है, तो इसे भी पढ़ते रहा करिएगा। सदन में एकजुट नहीं रह सके
कांग्रेसी। आप देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस में हर राज्य में आप देखिए 2 गुट देखने को मिलती है, बटी रहती है। उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, ठीक है, या किसी और राजनीतिक दल को मिलता है। राजनीतिक नफा नुकसान की आकलन की बारी, या आप झारखंड की बात हो रही है, आप देखेंगे, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। सुधरने लगे शहरी सहकारी बैंकों की सेहत, और दिखने लगा आरबीआई की सख्ती का असर, 6 वर्षों में 51 बैंकों के लाइसेंस हुए रद्द। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। और 4.4% आया है फंसे कर्ज का स्तर, 85% का इजाफा हुआ है शुद्ध मुनाफे में, 2.69% हुआ है नेट ब्याज मार्जिन। बैंकों का सकल एनपीए 7 साल के निचले स्तर पर 5% पर आया है। एनपीए यानी कि फंसे हुए कर्ज की बात होती है, ठीक है। भारत की विदेशी कर्ज 2.3 अरब डॉलर घटा। और मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी लाएगी आईपीओ, पर्सनल केयर ब्रांड की बात हो रही है। छोटे कारोबारियों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, आप देखिए 2 लाख रुपए तक की हो सकेगी सीमा। चलिए देखते हैं क्या होता है। लियोनल मेसी की तरह लीडरशिप और टीम की बड़ की जरूरत है, अंबानी कह रहे हैं। 2 देशों के साथ एफटीए जल्द, गोयल कह रहे हैं हमारे। मुफ्त व्यापार समझौता की बात होती है, इससे क्या होता है कि व्यापार में सरल होता है। हरिद्वार में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, कांग्रेस नेत्री समेत 4 गिरफ्तार हुए, देख लीजिए। बिग बॉस में जाति आधारित टिप्पणी पर एनसीएससी ने भेजा नोटिस, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात हो रही है। इसके बारे में बता देता हूँ, संवैधानिक संस्था है एनसीएससी की बात हो रही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, बताइए। 1978 में आया था। आप देखते थे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों एक हुआ करते थे। और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है आपका, ठीक है। और अगर नए स्वरूप की बात करें तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये आप देखेंगे 19 फरवरी 2004 में बनाया गया था, ठीक है। मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र की सगाई हुई है, देखिए राजस्थान में। और राजस्थान आप देखते हैं कि आप सभी जानते हैं जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। एनिमेशन और वीडियो गेम क्षेत्र के स्वदेशी अवतार की तैयारी हो रही है, और देश में वीडियो गेम खेलने वाले बच्चों को अब वीडियो गेम डेवलप करने का कला सिखाने की तैयारी हो रही है। एक बड़ा व्यापार हो सकता है, ठीक है। ट्रेनों की इकोनॉमी कोच में कम होगी 3 बर्थ, लेआउट में होगा बदलाव, रेलवे बोर्ड कह रहा है। अमेरिका में बर्फीली तूफान से आप देखेंगे कि 62 लोगों की जान जा चुकी है, बड़ा तबाही मचा रहा है। भारत साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 9 वर्ष पर लोगों की आवाजाही की बढ़ाई चीन की चिंता, कोरोना तेजी से फैल रहा है। पाक अफगान सीमा क्षेत्र में टीडीपी के 10,000 आतंकी हैं, आप सोचिए। ट्विटर पर को अपडेट कर इसकी रफ्तार बढ़ाएंगे एलन मस्क। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर सर्बिया में विशेष डाक टिकट जारी किया है सर्बिया देश ने, बेलग्रेड इसकी राजधानी है ना। कंबोडिया में होटल के किचनों में आग से आप देखिए 16 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया में एक्सप्रेसवे की सुरंग में आग से 6 की मौत हुई है, सियोल इसकी राजधानी है दक्षिण कोरिया की। अमेरिका में भारतीय अनुचित लाभ कमाने के दोषी पाया गया। सिंगापुर में चीनी मूल के व्यक्ति को नस्ली टिप्पणी के लिए सजा मिली है। अफगानिस्तान में महिला कर्मियों की कमी से रोके गए कार्यक्रम, ये आप सब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां कह रही हैं। और आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, और आप सभी जानते हैं कि तालिबान एक आतंकी संगठन माना जाता है, और इनके अपने ही कानून रहते हैं। हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है। यूएन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पढ़ने पर रोक लगा दी, स्कूल नहीं जा सकती है, काम नहीं कर सकती है महिलाएं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया। फिलीपींस में बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर यह आप देखें 32 की मौत, 24 लापता। मनीला इसकी राजधानी फिलीपींस की। पीड़िता से शादी के समझौते पर पाक कोर्ट ने दुष्कर्म को रिहा किया, दुष्कर्मी को। एक खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, देख लिया करिएगा। हार्दिक में रोहित का विकल्प दिख रहे चयनकर्ता, गंभीर कह रहे हैं भारत पाकिस्तान टेस्ट की मेजबानी करना चाहेगा। एमसीसी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब की बात हो रही है। चलिए, क्रिकेट वैसे भी हमारे देश में आप देखते हैं कि सबसे चर्चित खेल है, देखा जाने वाला है। टीम प्रबंधन कहेगा तो संन्यास ले लूंगा, वार्नर करें, ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल बाद घर में दक्षिण अफ्रीका को हराया। क्रिकेट में ही केन के दोहरे शतक से मुश्किल में पाकिस्तान। सूर्य कुमार स्मृति वर्ष के टी20 क्रिकेटर की दौड़ में है। मायर ने लिया संग्रह। ऑस्ट्रेलियाई स्कीअर मैथियास मायर, जिन्होंने लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया लौटकर अच्छा लग रहा है, नोवाक कह रहे हैं। असम हैदराबाद मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। हॉलैंड की डबल्स से सिटी ने लीड्स को हराया। ये आप देखिए, एर्लिंग हॉलैंड की रिकॉर्ड प्रदर्शन की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में मुकाबले में लीड्स को 3-1 से पराजित किया है। एम्बेसडर बने यूवान ब्लैक। जमैका के मशहूर धावक यूवान ब्लैक को 15 जनवरी को यहाँ होने वाली 18वीं टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दूत नियुक्त किया गया है। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच रद्द हुआ है महिला अंडर-19 के बीच। दूसरा टी20 मुकाबला मैदान गीला होने के कारण रद्द कर दिया गया। एनएचआरसी ने सीबीआई कलेक्टर और एसपी से मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लालन शेख को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आप देखेंगे। अगर मानव अधिकार आयोग की बात करें हम लोग, मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है, राष्ट्रीय मानव अधिकार की बात हो रही है। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा थे। लोगों के अधिकारों के लिए आप देखेंगे रहता है। पर्चा लीक, मुख्य आरोपित की यहाँ 12 बोरियों में मिली फर्जी डिग्रियां। अंक तालिकाएं राजस्थान में देखिए। 1 करोड़ रुपए का भैंसा। महाराष्ट्र के सोलापुर में राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनी चल रही है, देख लीजिए। वजन लगभग 1.5 टन बताया गया है और इसकी 1 करोड़ रुपए की आंकी जा रही कीमत, तो सोच लीजिए। डिजिटल का दबदबा। एक कोरोना का नियंत्रण के बाद सिनेमाघरों की रुझान बढ़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म का बोलबाला नहीं रहेगा। चलिए देखते रहिए, मिलती रहेंगी चुनौतियाँ। ये भी पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहा करिएगा, ठीक है। और संरक्षित नहीं किया गया रूसी सांसद पावेल एटोफ का विश्राम, मौत का रहस्य बरकरार है। ये आप देखिए उड़ीसा में हुआ है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। होटल से गिरकर आप देखिए वहाँ से इनकी मौत हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। शाहजहाँ के खिलाफ मुख्तार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 को करेगा सुनवाई। उत्तर प्रदेश का पूर्व विधायक है और आप देखिए माफिया है। जब से योगी आदित्यनाथ आए हुए मुख्यमंत्री के रूप में, माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। 9 वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट हुआ है। जेलों में रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक से पकड़े जा सकेंगे मोबाइल, क्योंकि आप देखिए कि आजकल मोबाइल, जेलों में भी लोग मोबाइल ले जाते हैं। पुलिस पता लगा रही है तुनिसा की हत्या से पहले टीवी शो के सेट पर क्या हुआ था। कोलकाता में रद्द हुआ अरिजीत सिंह का कंसर्ट, गरमाई सियासत। चलिए भी देखते रहा करिएगा, इसे ज़रूर पढ़ लिया करिएगा। यहाँ बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी रहती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी रहती है। सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर पहली बार फहराया था तिरंगा। 1943 में आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर के राजद्वीप में यूनाइटेड 3 इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार तिरंगा फहराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब्जे के बाद पंजाब ने आज़ाद हिंद सरकार को यह द्वीप समूह सौंपा था। सोवियत संघ का किया गया गठन, लेकिन लेनिन ने संभाली कमान। 1922 में आज ही व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ के रूप में सोवियत संघ का गठन हुआ था। 15 गणराज्यों को मिलाकर बना यह संघ समय दुनिया का सबसे बड़ा देश था। 25 दिसंबर 1991 को 15 देशों में इनका विघटन हो गया था। पहले आप देखिए रूस और इसमें और कुछ देश हुआ करते थे, सोवियत संघ के नाम से आप लोग जानते थे। मध्य प्रदेश के जंगल से प्रेरित किपलिंग का रचा मोगली किरदार। ए ब्रिटिश लेखक रूडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 में आज ही मुंबई में हुआ था। 6 साल की उम्र में पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। वर्ष 1882 में भारत लौटकर पत्रकार की नौकरी की, साथ में कई लघु कहानियां भी लिखी। 1894 में कहानी संग्रह द जंगल बुक ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। पुस्तक में मोगली का किरदार उन्होंने 1831 में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बच्चे के आधार पर गढ़ा था। 1907 में किपलिंग साहित्य का नोबेल पाने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक बने थे। स्पेन में फूड बैटल। दक्षिण पूर्व स्पेनिश शहर में आप देखेंगे ईमी फूड बैटल का दौरान सैन्य पोशाक पहनकर एक दूसरे पर फल, सब्जियां, अंडे फेंकते लोग। ये लगभग 200 साल पुराने पारंपरिक शीतकालीन इस त्यौहार में शामिल लोग इस तरह से जश्न मनाते हैं। विशिष्ट जीन से पता चलेगा हृदय रोग का जोखिम। शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा खास जीन, इसका होगा सटीक आकलन। नई नई खोजें होती रहती हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले जीन के बारे में आप देखिए, ठीक है।
मस्तिष्क घात के बाद जटिल हो जाती है नींद की समस्या। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को इस तरह की समस्या हो रही है। टमाटर का उपयोग बढ़ाने से सुधरेगी माइक्रोबायोम की सेहत। हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जोखिम को कम करने में मिलेगी मदद। 2 सप्ताह तक आहार में टमाटर की मात्रा बढ़ाने से इस माइक्रोबायोम की विविधता में होगा सुधार। अपने दिल को अब दफनाना चाहती है जेसिका मेनन। न्यूजीलैंड की 28 वर्षीय जेसिका मेनन टिकटॉक पर अपनी एक पोस्ट में चर्चा में। चलिए, इन्होंने बताया प्रत्यारोपण के बाद पिछली 3 साल से अपने पुराने दिल को एक खास प्लास्टिक की थैली में संजोकर अब इसे दफनाना चाहती हैं। चलिए छोड़िए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें इन्हें भी देखिए आखिर। जब एयरपोर्ट पर अलग अलग हुए किराया और सिद्धार्थ, असल ज़िंदगी में लोगों को लेकर बिल्कुल भी जुनूनी नहीं हूँ। विक्रांत सैनी। मेस्सी। शराब का गाना चोट के बावजूद अमिताभ ने किया था शूट। शराबी। जयाप्रदा कह रही हैं अभिनय अभिनय के पेशे में ज़मीन से जुड़े रहना जरूरी है। रायमा सेन कह रही। सबसे महंगी चीज़ मुस्कुराहट है। दिव्या दत्ता। रक्षा मंत्रालय से अनुमति के बाद बनेगी गोरखा। चलिए, तो आप लोग देखते रहिए। इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। पढ़ते रहिए। आप लोगों की कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बताइए। और देखिए, कोई भी पढ़िए, चाहे किताबें हों चाहे न्यूज़पेपर, गहराई में जाकर ही पढ़िएगा। ठीक है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा।